हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। और ये स्पेशल वीडियो है अंतरिम बजट 2024-25 को लेकर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है, केंद्रीय बजट, और उन्होंने लगातार छठी बार ये बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने। हालांकि इस बार का बजट जो है वो अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा। और ये देश का चौथा पेपरलेस बजट है, यानी डिजिटल बजट है। तो इस पूरे बजट को मैंने इस वीडियो में 12 प्रश्नों में डिवाइड कर दिया, यानी 12 टॉपिक में, आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ सके पूरा बजट। और आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक सवाल आपसे सवाल ये है कि आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को संसद में किसने पेश किया था? इनमें से ये जो ऑप्शन है, इनमें से क्या सही आंसर है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अंतरिम बजट 2024-25। तो क्वेश्चन होगा, अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? कितना रुपए खर्च करने का अनुमान रखा गया? इसका आंसर होगा 47,66,000 करोड़ रुपए। कितना? 47.66 लाख करोड़ रुपए। तो यहां पर सवाल होगा कि अंतरिम बजट हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, अंतरिम बजट दो परिस्थितियों में पेश किया जाता है। या तो सरकार के पास पूरा बजट पेश करने के लिए समय नहीं हो, या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाला हो। तो इस बार का बजट अंतरिम बजट है क्योंकि सरकार को कुछ ही महीने बाद चुनाव में जाना है। तो दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है ना कि एक लिमिटेड अवधि में अपना खर्च करने के लिए अनुमति मांगी जाती है संसद से। देखिए, सरकार जो है ना वो बिना परमिशन के, संसद के बिना परमिशन के 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। तो ये परमिशन लेना होता है। तो चूंकि अभी चुनाव में अभी 2-4 महीने हैं चुनाव में, तो इसलिए इस अवधि के लिए ये खर्च की अनुमति मांगी जा रही है इसके द्वारा। और अगर पूर्ण बजट होता है तो पूरे साल, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए खर्च का ब्यौरा होता है, उसके लिए परमिशन मांगी जाती है। अच्छा, अंतरिम बजट में टैक्स को लेकर बहुत बड़ी कोई घोषणा नहीं की जाती है, और पूर्ण बजट में टैक्स से संबंधित जो घोषणाएं होती हैं वो होता है। ओके, एक और बात कि सरकार जो है ना वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांगती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पूर्ण बजट होता है उसमें लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है पूरे बजट में। तो यहाँ इस बार इतनी चर्चा नहीं होने वाली। ठीक है, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन में ये सवाल आ सकते हैं कि अंतरिम बजट क्या मतलब क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं क्या कि बजट में आय का लक्ष्य क्या है, जो हमने क्वेश्चन में दिया था कि कितने का बजट तय किया गया है। तो टोटल जो है ना वो 47.66 लाख करोड़ रुपए का इनकम का टारगेट रखा गया। और इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट वो 30 लाख करोड़ रुपए है, और कैपिटल रिसिप्ट है 17 यानी 17.64 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये दो प्राप्तियां, इनकम दो तरीके से सरकार को होने वाली है। तो अब सवाल होगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब सरकार को जो कमाई हुई है टैक्स के जरिए, ब्याज के जरिए और दूसरे स्रोत से, जिसको चुकाना नहीं है। ठीक है, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार ने लोन लिया है, ठीक है, उधार लिया है किसी से, वो सब हो गया कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है, यानी इनकम का जो टारगेट रखा गया है वो 47.66 लाख करोड़ रुपए है। अच्छा, पिछले साल कितना था 2023-24 का? तो था 45.03 लाख करोड़ रुपए। हालांकि वो रिवाइज होकर 44.9 लाख करोड़ रुपए हो गया था। तो अब देखते हैं कि इनकम के क्या स्रोत हैं, यानी सरकार के पास रुपया आएगा कहाँ से जो खर्च करेगी, किन किन जगहों से आएगा। तो सबसे ज़्यादा 28% ये है उधार और अन्य देनदारियाँ, यानी बोराइंग एंड अदर लायबिलिटीज। सरकार कर्जा ले रही है 28%, सबसे ज़्यादा अपने इनकम का। कितना होगा रुपए में? 16.85 लाख करोड़ रुपए होता है। इतनी बड़ी रकम कर्जा से हर साल सरकार कर्ज लेती है। दूसरा स्थान है 19%, ये आयकर यानी इनकम टैक्स। तीसरा है 18%, ये है GST। अगला 17%, ये है कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर 7% है ये नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, 5% है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी। 4% है ये सीमा शुल्क यानी कस्टम,
और फिर है 1% ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ यानी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो ये हुआ टोटल सरकार को इतनी जगहों से इनकम आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा लोन से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिया कि इनकम का क्या है, आय का क्या स्रोत है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का क्या स्थिति है, कैसे खर्चा होना है। तो देखिए बजट जो बनाया गया है, जितना इनकम है उतना खर्चा करेंगे हम। तो इनकम जितना था यानी 47.66 लाख करोड़ रुपए, तो उतना हमें खर्च करने का ये पूरा प्लान बना रखा है। ठीक है, और इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 36.54 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि हम ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जैसे सैलरी देने में, ब्याज भुगतान करने में, देनदारियां पूरा चुकता करने में। ठीक है, इन सब में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है अलग अलग योजनाओं के लिए, और उसमें इंटरेस्ट पे कर रही है सरकार 11.9 लाख करोड़ रुपए। इसमें से 36.54 लाख करोड़ में से 11.9 लाख करोड़ रुपए केवल इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। तो चूंकि लोन ही इतना बड़ी मात्रा में है कि हमें ब्याज चुकाने में इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और क्या है फिर? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे खर्च जिससे जो है कोई डेवलपमेंट का कुछ काम हो रहा हो, जैसे सड़कें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं और कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो वो 11.11 लाख करोड़ रुपए ये होते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इसको आंकड़ों में कि ये कैसे है। ठीक है, अच्छा हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चे का अनुमान था वो 45.03 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन संशोधित होकर वो 44.9 लाख करोड़ रुपए रहा था। ठीक है, अच्छा PDF में मैंने सारे आंकड़े वो सब कुछ दिए हैं, आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि खर्चा कहाँ कहाँ होने वाला है सरकार का। तो जो बड़ा खर्चा है वो 20% ये है ब्याज, इंटरेस्ट पे। आपको मैंने पहले बताया कि 28% इनकम का जो है वो केवल कर्जा है। तो सरकार ने पिछले कई सालों में जो कर्जे लिए हैं लाखों करोड़ रुपए, तो उसका इंटरेस्ट चुकाना होगा ना। तो उसमें 20% खर्चे का जो है ना वो ब्याज अदायगी में हो रहा है। बहुत बड़ी रकम है। कितनी रकम? 11.9 लाख करोड़ रुपए होता है। फिर दूसरा खर्चा क्या है बड़ा? तो वो है 20%, ये है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, यानी जो सरकार को टैक्स मिल रहा है, GST मिल रहा है, तो उसमें से देना होता है स्टेट को भी। जैसे आप कोई अगर सामान परचेज करते हैं तो GST लगता है, उसमें 50% राज्य का होता है और 50% यानी SGST होता है और 50% सेंट्रल का GST होता है। ठीक है, तो वो 20% जो चला जाएगा शेयर टैक्स का। अगला खर्चा है ये 16%, ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी केंद्र सरकार की जो स्कीम है अलग अलग डिफेंस को छोड़ के उस पर खर्चा हो रहा है। 8% जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है वित्त आयोग और अन्य यानी फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं वो 8% वहाँ खर्च हो रहा है। और ये 8% जो है ना वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्यों में जो कई सारी स्कीम चलाई जाती हैं जो सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती हैं, कुछ पैसा काफ़ी कुछ सरकार देती है, तो उस पर ये खर्च हो रहा है। फिर 8% जो है डिफेंस में खर्चा हो रहा है। ओके, फिर आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी जो जनता को दी जाती है अलग अलग तरीके से, उसमें खर्च हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और ये पेंशन में 4% और अन्य एक्सपेंडिचर है 9%। तो ये टोटल आपने देखा कि खर्चा क्या हो रहा है। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे डिटेल आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन होगा, अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है? राजकोषीय घाटा आंसर होगा 5.1%। कितना है? 5.1%। ठीक है, तो अनुमानित राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है। ये एग्जामिनेशन में सवाल आ सकते हैं, कई बार आते रहते हैं। अगर रुपए में ये देखेंगे तो वो है घाटा 1.68 लाख करोड़ रुपए होता है। ठीक है, ये स्थिति है। अच्छा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा रहा है वो 5.8% रहा है। ओके, और हवाई हम लोग कम करके कोशिश ये कर रहे हैं कि 5.1% हो, मतलब सरकार इसकी भरपाई लोन या उधार से करती है।
तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यानी राजस्व घाटा होता क्या है। राजस्व घाटे का मतलब हुआ कि जो बिना ऋण का जो टोटल खर्चा है माइनस बिना ऋण का जो टोटल इनकम आ रहा है वो, मतलब उससे माइनस कर देंगे। मतलब ये हुआ टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसिप्ट। मतलब आप समझिए आसान भाषा में कि हमें जो टोटल खर्चा करना है, खर्चे में 20% तो हम चुका रहे हैं लोन वगैरह या फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस खर्चे में से वो 20% हटा देना है, ठीक है। और जो इनकम हुआ उसमें से लोन जो हमने लिया करीब 28% के आसपास, उसको हटा देना है। और फिर ये जो भी हुआ इसको माइनस करेंगे तो जो बचता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो राजस्व घाटा हो रहा है, ठीक है। और अगर हम प्लस में जा रहे हैं फिर फायदे में हो रहे हैं तो वो राजस्व घाटा नहीं, राजस्व फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5.1% जो है ना राजस्व घाटा कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है? देश के डिफेंस के लिए कितना खर्चा का प्रावधान किया जा रहा है? आज होगा 6.2 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 6.2 लाख करोड़ रुपए। तो इस बार रक्षा मंत्रालय को टोटल इतनी रकम मिल रही है और इसमें पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं, ठीक है। तो देखिए जो डिफेंस बजट है ना उसमें बढ़ोतरी की गई है 12.9% पिछले बार की तुलना में। पिछला जो बजट था 2023-24 में वो ये रकम 5.93 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, ठीक है। तो देखिए जो डिफेंस बजट है ना वो मुख्य तौर पे ये 3 पार्ट होते हैं, टोटल 3। क्या क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिर पेंशन, ओके। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2.82 लाख करोड़ रुपए है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी वैलरी देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा, यानी हमें हथियार खरीदने हैं, बॉर्डर को मजबूत रखना है, उसके लिए कोई काम करने हैं, हथियार, विमान खरीदने हैं, टैंक खरीदने हैं, गोला बारूद खरीदने हैं, गोलियां खरीदनी हैं, मशीन गन खरीदने हैं, तो ये सब चीज़ों कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1.62 लाख करोड़। और पेंशन, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो सैन्य कर्मी हैं, उनके पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए ये खर्चा करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और हम बात करेंगे कि किन मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया, ठीक है। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो PDF है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल में मेनू में जाना है और फ्री मटेरियल में वहाँ PDF मिल जाएगा। आज का डेली का PDF फ्री होता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो IAS PCS हो, चाहे रेलवे, SSC, पुलिस, स्टेट SSC या टीचर एग्ज़ाम या और भी एग्ज़ाम, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है। करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पर शानदार होती है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, और उसके ज़रिए अलग अलग एग्जामिनेशन के 2 मुख्य तौर पर ये मेंबरशिप प्लान है। एक तो है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो SSC लेवल के और स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन है SSC लेवल के, पुलिस लेवल के, उन सब के लिए है। और दूसरा IAS PCS यानी UPSC, BPSC, UPPSC, MPPSC, राजस्थान, इन सब के लेवल का। अब उसमें होता क्या है, आपको अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता है और पिछले भी 2 साल के कंटेंट आपको मिल जाते हैं PDF, क्योंककि एग्जामिनेशन में ना पिछले क्वेश्चन 2 साल तक के आजकल आ रहे हैं, तो हमने उसमें किया हुआ है कि 2 साल तक के आपको PDF मिल जाएंगे और अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। अब PDF कई तरह के होते हैं, जैसे 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है और उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं, ताकि अगर आप वीडियो PDF पढ़ रहे हैं और उसको विजुअली समझना है तो क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा, ओके। दूसरी बात क्या है, अच्छा हाँ, ये PDF जो है ना वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इतने इस तरीके से आपको मिलेंगे, ओके। और फिर मॉक टेस्ट होता है, आपको डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का। पिछले 1 साल के जो मंथली मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे और अगले 365 दिनों तक मिलेंगे। वीडियो मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स का, और पिछले साल के भी करंट अफेयर्स हैं, ईयरली भी मिल जाएगा आपको आगे, ओके। और क्या मिलेगा, संबंधित जो भी एग्जामिनेशन है ना, जैसे
ये तमाम एग्जामिनेशन है, यूपीएससी, बीपीएससी या तमाम स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम है उसके टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे आपको कुछ, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक मेंबरशिप प्लान है उसमें भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जामिनेशन के। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके काफ़ी काम आएगा और हजारों स्टूडेंट जो है ना वो ले रहे हैं लगातार, छूट भी चल रही है लिमिटेड समय तक के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पहले ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो क्वेश्चन यह होगा कि अंतरिम बजट 2024-25 के तहत महत्वपूर्ण मंत्रालय को कितना जो है वो बजट या रकम आवंटित किए जाने का प्रावधान है। तो क्या क्या है ये मैं एक एक करके पूरा दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो रकम है ना वो करोड़ है, लाख करोड़ रुपए हुआ, ठीक है। तो जिससे रक्षा मंत्रालय उसको 6.2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करने का प्रावधान किया गया है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उसको 2.78 लाख करोड़ रुपए उसको मिलेंगे। उसका स्थान रहता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, यानी रेल मंत्रालय का, उसे 2.55 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। फिर क्या है, अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उसे 2.13 लाख करोड़ रुपए रकम मिल रहा है। फिर स्थान आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसे 2.03 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इतना क्यों गृह मंत्रालय को? देखिए, जो बॉर्डर पे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है उसका खर्चा गृह मंत्रालय से जाता है। इसके अलावा जो मतलब जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, इन सब का तो मेजर खर्चा यहाँ भी है, ठीक है। अगला स्थान है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये 1.77 लाख करोड़ रुपए हुआ। फिर अगला स्थान आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इसे 1.68 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय, इसे 1.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान है। और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उसे 1.27 लाख करोड़ रुपए ये खर्च के लिए रकम देने का प्रावधान है। तो ये महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उन सब का ये डेटा मैंने दे दिया। इससे सवाल आते हैं, वैसे तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, तो छोटे छोटे बहुत कम बजट दिए जाते हैं उन सबको अलग अलग को। मेजर जो है, मेन जो है वो मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला अब लेते हैं कि अंतरिम बजट 2024-25 में योजनाओं के लिए कितना आवंटित किया गया है। अलग अलग जो प्रमुख योजनाएं हैं उन सब में कितना खर्चा करने का सरकार की योजना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए, ये करोड़ होगा, ठीक है, ये करोड़ में है, तो 86,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाने का प्रावधान है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 60,000 का प्रावधान किया गया था। ओके, अगला क्या, आयुष्मान भारत यानी PM-JAY, तो उसमें 7,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। पिछले फाइनेंशियल में 7,200 रुपए सरकार ने खर्च किया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो अलग अलग उद्योगों में जो उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव योजना है, यानी उत्पादन, हिंदी में कहेंगे उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, तो उस पर जो सरकार खर्च करने जा रही है 6,200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, पिछले सालों से कम था। ओके, अब अगला है ये सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, उस सब के इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जो मॉडिफाइड प्रोग्राम है, तो उसके लिए जो खर्चा है वो 6,903 करोड़ रुपए है। ये प्रावधान रखा गया है, काफ़ी अच्छा खासा, दोगुने से ज़्यादा बढ़ाया गया है, पिछली बार 3,000 करोड़ रुपए था ये। ओके, अब अगला है सोलर पावर ग्रिड के लिए, और इसमें 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार का अनुमान है। ये तय किया सरकार ने, पिछले साल काफ़ी कम था, ठीक है। और आपको पता होगा कि सरकार ने योजनाएं भी बनाने का ऐलान कर दिया है कि हम 1 करोड़ घरों में सोलर
जो सिस्टम है वो लगाएंगे और उसके तहत उनको फ्री बिजली मिल पाएगी। तो ये आगे मैं आप और भी बताऊंगा। तो ये मेजर ये हो गई योजना। और क्या योजना है? ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, पहले उससे कम था। ग्रीन हाइड्रोजन से एक तो कारें चलेंगी और उद्योगों में काफ़ी काम होगा। ठीक है। और क्या है? सोलर एनर्जी ग्रिड में 8,500 करोड़ रुपए, हालांकि मैंने पहले बता दिया है इसके बारे में। राष्ट्रीय हरित मिशन, ये भी 600 करोड़ रुपए, ये मैंने बता दिया आपको। नीली क्रांति, यानी नीली क्रांति के लिए ये 2,352 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया है। ओके। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना, तो इसके लिए 639 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो उसके लिए 80,671 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया, पहले कम था। ओके। तो आवास योजना से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने रूफ टॉप सोलर के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है? आंसर होगा 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़। ठीक है। तो नेशनल रूफ टॉप स्कीम सरकार ने ये चलाने का फैसला किया हुआ है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया। तो उसमें 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप यानी छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके ज़रिए क्या होगा? जब 1 करोड़ लोगों के घर में लगेगा तो हर महीने 300 यूनिट बिजली जो ना उनको फ्री मिल सकेगी। ठीक है। तो ये पोस्टर भी सरकार की ओर से जारी हुआ है। तो बड़ी संख्या में इससे विक्रेता और उद्यमिता के भी अवसर मिलेंगे, यानी लोगों को, चूंकि 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे तो सरकार का कहना है इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की, या कहें किन रेल कॉरिडोरों की घोषणा की? आंसर का उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ठीक है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये जो 3 कॉरिडोर बनाने का पूरा प्लान है सरकार का। ठीक है। तो इससे क्या क्या होगा, क्या क्या होगा इससे? तो देखिए, एनर्जी, खनिज और सीमेंट जो गलियारा है, उससे सीमेंट कोयला ढोने, उसके लिए अलग गलियारा बनेगा वो। और दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इससे ये होगा कि देश के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसको जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी की जाएगी अलग अलग क्षेत्रों से। फिर है उच्च यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर, यानी हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज़्यादा होगी वो बनेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, ये भी है, आपको बताऊं कि यात्रियों को, रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की घोषणा की गई है। ठीक है। तो 3 कॉरिडोर और वंदे भारत 40,000 डब्बे बनाए जाएंगे वंदे भारत ग्रेड के। और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन सारे कॉरिडोर की पहचान की गई है। कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, ये सब पीएम गति शक्ति जो योजना है उसके तहत। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए कितने रुपए के फंड की घोषणा की है? कितने रकम का फंड बनाया जा रहा है? आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। बहुत बड़ी ये रकम है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्च है उसके लिए ये फंड रहेगा और 50 साल के लिए फंड रहेगा और इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च करते हैं, जो कंपनियां इनोवेशन करती है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। फंड का मकसद ये है कि भारत के जो टेक सेवी यूथ है उसको ध्यान में रखना, भारत में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो सके ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस से बदलकर फ्यूल बनाने के लिए कैपेसिटी सेटअप करने का ऐलान किया है? तो ये 2030 तक ऐसा करने का प्लान है सरकार का। देखिए 2000, मैंने पहले बताया इसी वीडियो में कि 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट रखा गया है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार ने क्या
सोच रही है सरकार कि हम अमोनिया, मिथेनॉल, इन सब गैस के ना आयात को कम किया जाए, और इसके लिए देश में 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए 6,500 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन देश भर में बनाए जाएंगे। इस सरकार की ओर से, प्राइवेट सेक्टर की ओर से तो बनाए जाएंगे, सरकार ने भी ये घोषणा की। अन्य घोषणाएं वगैरह वगैरह क्या हैं, तो देखिए, आयुष्मान भारत का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, और अब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें कवर होंगे। पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है, और अगले 5 साल में 2 करोड़ और भी घर बनाए जाएंगे। योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना भी सरकार शुरू करने वाली है। ओके, तो ये लगता है रिपीट हो गया है। चलो, हाँ, और क्या है मामला, लखपति दीदी, उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का ये टारगेट ये किया गया है। अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है, नहीं लखपति बनाया गया है। इसके लिए होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, यूविन प्लेटफॉर्म, उसके जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं, बालिका हैं, उनको फ्री टीका दिया जाएगा। देखिए, भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर से 1,25,000 से ज़्यादा जो मरीज हैं, मतलब उनको इन्फेक्शन होता है, 1,25,000 से ज़्यादा हर साल, और उससे डेथ भी हो जाती है 77,000 से ज़्यादा हर साल। अगला क्या है, ब्लू इकॉनमी 2.0, तो ये योजना जो है ना वो शुरू होगी 2.0। इसका मकसद ये है कि टूरिज्म जो है ना वो ब्लू इकॉनमी में वो बेहतर हो सके, और जो समुद्री अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकॉनमी मतलब समुद्र से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको डेवलप करना, उसको बेहतर करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? किस पड़ोसी देश को सबसे ज़्यादा देंगे? आज होगा भूटान को सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, और ये पूरा चार्ट है, ठीक है, बजट के अंदर का। तो ये तो आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, भूटान का मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये रहा भूटान, और इसका जाएगा यहाँ 2068.56 करोड़ रुपए ये भूटान को दिए जाना है। उसमें से 989 करोड़ रुपए वो जो ना कर्जा है। तो किस देश को कितना सहायता अनुदान है? बहुत सारे देशों को भारत सरकार सहायता अनुदान देती है, अपने खर्च देती है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान, जो लिस्ट में था इसी अनुसार मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की सहायता यानी एड दिया जा रहा है। ठीक है, फिर बांग्लादेश, उसे 120 करोड़ रुपए, सबसे ज़्यादा भूटान को दिया जा रहा है 2,068 करोड़ रुपए, उसमें से 989 करोड़ रुपए जो लोन के रूप में दिया जा रहा है। नेपाल को 700 करोड़ रुपए, मालदीव उसे भी दिया जा रहा है 600 करोड़ रुपए। पिछले साल तो मालदीव को बहुत बड़ी रकम दी गई थी। कितनी दी गई थी? मालदीव यहाँ रहा। ठीक है, अब पिछले साल 770 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसको अनुदान दिया गया था, सहायता दिया गया था। और इस बार जो है वो मालदीव को 600 करोड़ रुपए है। फिर मंगोलिया को 5 करोड़ रुपए। अफ्रीकी देश, कई सारे अफ्रीकी देश हैं, उन सब में खर्चा किया जाएगा 200 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा अलग अलग डेवलपमेंट के लिए। फिर यूरेशियन जो कंट्री है उनको 20 करोड़ रुपए। फिर लैटिन अमेरिकी जो देश हैं, लैटिन अमेरिकी मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के जो हैं, और उनको 30 करोड़ रुपए अलग अलग देशों को ज़रूरत के अनुसार। मॉरिशस को 370 करोड़ रुपए सहायता दी जाएगी। सेशल्स को 10 करोड़ रुपए, म्यांमार को 250 करोड़ रुपए, अन्य विकासशील देश उन सबको 125 करोड़ रुपए। मतलब अगर कहें कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा देशों को सहायता भारत देता है, एड देता है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं आपको सवाल के जवाब बताऊंगा जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन होगा, अंतरिम बजट 2024-25 में इनकम टैक्स की छूट में बदलाव नहीं किया गया, तो इसके तहत नए इनकम टैक्स व्यवस्था है उसमें कितनी छूट का प्रावधान है। हालांकि मतलब न्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2023 में घोषित हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 7 लाख करोड़ रुपए। देखिए, इस देश में 2 तरह के इनकम टैक्स स्लैब हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नई टैक्स रिजिम इस तरीके से है और पुरानी ये है, जिसमें होता क्या है कि 7 लाख तक मतलब सरकार जो है ना टैक्स में छूट दे देती है। वैसे तो लगना ये है, लेकिन 7 लाख तक इसमें छूट मिल जाती है। तो लगभग 7 लाख न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक में टैक्स नहीं लगता, उसके बाद फिर टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है वो देख रहे हैं आप, टैक्स स्लैब, ठीक है। मतलब बदलाव नहीं किया गया, जो पिछले साल ऐलान था वही इस बार रखा गया, क्योंकि ये एंट्रीम बजट है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसने पेश किया था। क्या होगा आंसर इसका? कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया होगा, नहीं पता है तो आपको बताऊं, R.K. षणमुखम चेट्टी, R.K. षणमुखम चेट्टी, ठीक है। उस वक्त के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो यही थे, ओके। और वो एक एंट्रीम बजट था, यानी अंतरिम बजट था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बजट पेश किया था एक बार, बाद में 1958-59 में, ठीक है। कुछ वक्त के लिए वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री के पद पर भी थे, उसकी भूमिका निभाए थे वो, ठीक है। और अब तक सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था बजट से रिलेटेड पूरा कंटेंट, मुझे लगता है आपके बहुत काम आएगा। और डेली का वीडियो जरूर देखिए, मंडे टू सैटरडे को आता है ये वीडियो करंट अफेयर्स का, आपके एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हमारे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में खूब टकराते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताजा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।